हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज की इस बहुत ही खूबसूरत कहानी का नाम है राजकुमारी और मोची। गर्मियों का दिन था। अस्त होते सूरज की आखिरी किरणें गजनी शहर के खूबसूरत गोल गुंबदों और ऊंची मीनारों पर पड़ रही थीं और वे उनकी पीली रोशनी में ऐसे चमक रहे थे मानो शुद्ध सोने के बने हों। दिन भर बहती रही तेज गर्म लू अब ठंडी हवा के शांत झोंकों में बदल चुकी थी, जिनमें फूलों की हल्की खुशबू भी घुली हुई थी। दिन भर काम करके थके हुए लोग शहर के सार्वजनिक फव्वारे के पास कुछ देर आराम करने के लिए बैठे थे। मस्जिद के मीनारों से आ रही मुअज्जिन की आवाज़ भी अब शांत हो चुकी थी। पूरा शहर जैसे दिन भर की चहल पहल के बाद अब मानो कुछ देर आराम करने को ठहर गया था। बड़े बाजार की कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं। जो खुली थीं उनमें से एक दुकान के द्वार पर पालथी मारे सईद बैठा था। चिलम पीते हुए वो इस इंतजार में बैठा था कि शायद घर लौटता हुआ कोई और ग्राहक उसकी दुकान पर आ जाए। सईद मोची का काम करता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और एक गौरव की भावना हमेशा दिखाई देती थी। ये उसके काम के पूरी तरह विपरीत थी। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मोची का काम करता होगा। अक्सर लोग उसे कुलीन घराने का समझने की भूल कर बैठते थे। सईद को स्कूल जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसके पिता काफ़ी समझदार इंसान थे और अपने निचले दर्जे के पेशे के बावजूद पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझते थे। जब सूरज पूरी तरह अस्त हो गया तो सईद एक ठंडी सांस लेकर दुकान बंद करने को खड़ा हुआ। तभी उसे एक फकीर अपनी दुकान की ओर आता नजर आया। उसकी दुकान पर पहुंचकर वो रुक गया। सईद ने उसका स्वागत किया। फकीर ने उससे अपने फटे जूते की सिलाई करने की प्रार्थना की। सईद ने एक मीठी मुस्कान के साथ उसे अंदर बिठाया और उसके जूते की सिलाई करने लगा। शुक्रिया बेटा, फकीर ने कहा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरे पास तुम्हें देने को पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कीमती सलाह अवश्य दे सकता हूँ। सईद ने फकीर को घर आने का न्योता दिया, उसे भोजन करवाया और भोजन के बाद रात वहीं बिताने की पेशकश की। रात गए काफ़ी देर तक दोनों बातें करते रहे। फकीर ने नज़र भरकर उसे देखा और कहा, मैं अच्छी तरह देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी उदासी है। तुम जो करते हो उससे खुश नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपनी मंजिल कैसे पा सकते हो। तुमने ज्ञान की किताबें पढ़ी हैं। तुम्हारे मन में देश विदेश की यात्रा करने की इच्छा मुझे साफ दिखाई दे रही है। तुम्हारे लिए मेरी सलाह है कि कल ही अपना सारा सामान बेच दो और दुनिया की सैर पर निकल पड़ो। लेकिन मेरी 3 सलाह जरूर याद रखना। पहला, किसी को भी अपना साथी बनाने से पहले उसे अच्छी तरह देख परख कर ही उस पर विश्वास करना। दूसरे, कभी भी ऐसी जगह मत जाना जहाँ पानी ना हो। और तीसरा, अपनी यात्रा के दौरान कभी भी शाम के वक्त किसी शहर के भीतर प्रवेश ना करना। सईद ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। अगले दिन सुबह फकीर चला गया और सईद ने उसके कहे अनुसार अपना सारा सामान बेचकर यात्रा पर जाने की तैयारी कर ली। कुछ व्यापारी अपना माल बेचने के लिए दूसरे नगर जा रहे थे। वो उन्हीं के साथ चल दिया। पूरा दिन उनका काफिला आराम से आगे बढ़ता रहा। शाम के वक्त वे लोग एक नगर के पास पहुंचे। नगर का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था, इसलिए व्यापारी अंदर जाने के लिए जल्दी जल्दी उधर बढ़ने लगे। तभी सईद को फकीर की बात याद आई कि शाम के वक्त किसी भी शहर में प्रवेश मत करना। इसलिए उसने व्यापारियों से कहा कि वो शहर में सुबह के वक्त ही दाखिल होगा। वे सब लोग उसे वहीं बैठा छोड़कर अंदर चले गए। सईद कुछ देर नदी के किनारे बैठा रहा, फिर इधर उधर घूमने लगा। डर के मारे उसे अकेले नींद नहीं आ रही थी। घूमते घूमते उसे पता ही नहीं चला कि वो कब शहर के कब्रिस्तान में पहुंच गया। जैसे ही वो उसके अंदर घुसा, तेज तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी।
बारिश और तूफान से बचने के लिए वो एक मकबरे के भीतर घुस गया। मन ही मन वो उस फकीर को कोस रहा था, जिसकी बात मानने के कारण वो अंधेरी रात में अकेला डरावनी कब्रों और तूफान के थपेड़ों के बीच यहाँ फंस गया था। मकबरे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अचानक उसे कोई आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने की दीवार पर उसे 2 परछाइयाँ दिखाई दी। वे 2 आदमी थे जो किसी चीज को दीवार से नीचे फेंक रहे थे। वो जल्दी से पीछे होकर छुप गया कि कहीं वे उसे देख न लें। अपना काम करके वे लोग कुछ ही पलों में तेजी से भागते हुए वहां से निकल गए। उनके काफी दूर चले जाने के बाद सईद अपनी जगह से निकला और दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां उन्होंने वो चीज फेंकी थी। ये देखकर उसकी हैरानी और डर की सीमा न रही कि वो एक ताबूत था जो उल्टा पड़ा था। उसके चारों तरफ खून के धब्बे थे और उसके ढक्कन के नीचे से भी खून बहकर बाहर आ रहा था। डर के मारे सईद के प्राण उसका साथ छोड़ने को थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या न करे। कुछ ही देर में उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ताबूत हिल रहा हो। तो क्या उसके अंदर मौजूद इंसान अभी जीवित था? इतना तो वो समझ ही गया था कि ये लोग ताबूत के अंदर मौजूद इंसान की हत्या करके भागे हैं। ताबूत को हिलते देख उसका डर थोड़ा कम हो गया जब उसे ये महसूस हुआ कि शायद उसके भीतर मौजूद इंसान अभी जिंदा है। वो धीरे से उसके पास गया और ताबूत को सीधा करके उसका ढक्कन खोला। ये देखकर वो हैरान रह गया कि उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत युवती रस्सियों से बंधी पड़ी थी और उसके जख्मों से खून बह रहा था। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर देखा और पाया कि उसकी सांस अभी चल रही है। उसने बरसात का पानी अपने हाथों में इकट्ठा किया और उसके मुंह पर छिड़का। 3-4 बार ऐसा करने के बाद धीरे धीरे युवती ने पलकें झपकाईं। सईद ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस हाल में कैसे पहुंच गईं? दर्द से कराहते हुए वो युवती बोली, कृपया मेरी मदद करो, मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। सईद ने तुरंत अपनी कमर में बंधा कपड़ा खोला और उसके कई टुकड़े करके युवती के घावों पर बांध दिया, जिससे उनसे रक्त बहना धीरे धीरे बंद हो गया। दिन निकलते ही सईद उसे लेकर नगर में गया और एक सराय में ये कहकर ठहर गया कि वो उसकी बहन है जिस पर रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया था। वो वहीं रहकर उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके घाव भर गए। जब वो काफ़ी ठीक हो गई तो एक दिन उसने सईद को कलम, स्याही और कागज़ लाने के लिए कहा। जब सईद ये सामान ले आया तो उसने एक पत्र लिखा और सईद को एक आदमी का हुलिया बताते हुए कहा कि वो नगर के व्यापार भवन में जाए और वहां उस आदमी को ये पत्र दे दे। पत्र पढ़ने के बाद जो सामान वो तुम्हें दे वो मुझे लाकर देना, उसने ताकीद की। सईद पत्र लेकर वहां गया और उस हुलिये के आदमी को ढूंढकर उसने वो पत्र उसे दे दिया। पत्र को पढ़ते ही न जाने क्यों उस आदमी की आंखें चमकने लगीं। उसने अपनी कमर से एक बटुआ निकाला और उसे सईद के हाथ में थमा दिया। सईद ने वो बटुआ लाकर युवती को सौंप दिया। युवती ने उसे खोला और उसमें मौजूद सोने के कुछ सिक्के निकालकर सईद को दिए और कहा, ये लो, इस पैसे से एक छोटा सा मकान खरीद लो और अपने और मेरे लिए कुछ कपड़े भी। सईद ने बिना कोई प्रश्न किए ये सारा सामान खरीदा और फिर वे वहां से उस मकान में रहने चले गए। 2 दिन बाद युवती ने दोबारा एक पत्र लिखा और फिर से सईद को वही करने का आदेश दिया। सईद फिर से व्यापार भवन गया और उसने उस व्यापारी को ये दूसरा पत्र दिया। इस बार उसने सईद को 2 बटुए दिए। जब सईद ने वो बटुए युवती को दिए तो उसने आदेश दिया, अब जाओ और कुछ बढ़िया घोड़े, कपड़े और कुछ गुलाम खरीद कर ले आओ। जब ये सब हो गया तो युवती ने तीसरा पत्र लिखा और उसके बदले में सईद इस बार 3 बटुए लेकर लौटा। युवती ने उससे कहा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। ये बटुआ लेकर शहर के सबसे बड़े बाजार में जाओ। वहां तुम्हें अताउल्ला नाम का एक व्यापारी मिलेगा। उसका माल देखना और उसके लिए वो जो भी कीमत मांगे बिना मोल भाव किए वो कीमत उसे देकर सारा माल ले आना। ध्यान रहे, तुम्हें जरा भी मोल भाव नहीं करना है।
सईद चुपचाप गया और उसने ठीक वैसा ही किया। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उस युवती की हर एक बात का पालन करता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद युवती ने बाकी दोनों बटुए उसे देते हुए फिर से उसी व्यापारी से और माल खरीद लाने के लिए कहा और फिर से ये ताकीद की कि किसी भी कीमत पर उसे मोल भाव नहीं करना है। वो जो भी कीमत मांगे बिना चेहरे पर शिकन डाले उसे चुकानी है। सईद फिर से व्यापारी के पास गया और उससे एक भी पैसा कम करवाए बिना उसका सारा कीमती सामान खरीद लिया। हाथों हाथ उसने भुगतान भी कर दिया। बार बार आने वाले ऐसे ग्राहक से व्यापारी बड़ा ही खुश था। उसने अगली शाम सईद को अपने साथ गुजारने के लिए न्योता दिया। सईद ने वापस लौटकर युवती को सारी बात बताई। उसने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन वहाँ इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें सिर्फ अपने सामने की तरफ देखना है, दाएं और बाएं बिल्कुल मत देखना। हालांकि ये आदेश कुछ अजीब सा था, लेकिन सईद ने पहले की तरह उसकी ये बात भी मान ली। अगली शाम सईद व्यापारी के घर गया। वहाँ उस व्यापारी ने जमकर उसकी खातिरदारी की। युवती के आदेश के अनुसार वो इधर उधर देखने से पूरी तरह बचता रहा। लौटकर उसने वहाँ जो भी हुआ था वो सब युवती को बताया। युवती ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कल बाजार जाओ और इस बार उसे अपने घर आने का न्योता दो। अगले दिन सईद ने जब उसे न्योता दिया तो व्यापारी ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। अब युवती ने तुरंत व्यापारी के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। ढेरों नौकर नौकरानियों की मदद से पूरे घर की साफ सफाई की गई। बढ़िया शराब और खाने के लिए ढेरों व्यंजन तैयार किए गए। संगीत और नाच गाने का भी इंतजाम किया गया। शाम को ठीक समय पर व्यापारी आया और देर रात तक सईद और वो खाते पीते और मौज मस्ती करते रहे। जब काफी रात हो गई तो युवती के आदेशानुसार सईद ने उसे वहीं रुकने की गुजारिश की। व्यापारी खातिरदारी से बड़ा ही खुश था और साथ ही नशे में धुत भी था, इसलिए बिना कोई विरोध किए चुपचाप वहीं सो गया। उसके गहरी नींद में सो जाने के बाद युवती वहां आई। वो व्यापारी के पास गई और उसके ऊपर झुकी। अचानक बिजली की तेजी से उसने अपने कपड़ों में छुपी कटार निकालकर उसके सीने में भोंक दी। एक क्षण के लिए व्यापारी का शरीर तड़पा और फिर सदा के लिए शांत हो गया। पास बैठा सईद ये देखकर जोर से चिल्ला पड़ा, ये क्या किया तुमने? मैं इतने दिनों से तुम्हारा साथ क्या इसलिए दे रहा था कि तुम एक जीते जागते इंसान की हत्या कर दो? युवती ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। सुनो, मैं इस नगर के सुल्तान की बेटी हूँ, यानी यहाँ की शहजादी, और ये व्यापारी इस नगर के एक कसाई का बेटा है। एक दिन ये बाजार से गुजर रहा था कि मेरी नज़र इस पर पड़ी। इसके आकर्षक रूप रंग के कारण मैं इस पर मोहित हो गई, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इसका दिल अंदर से कितना काला है और साथ ही इसका चरित्र भी खराब है। मेरी सहेलियों और दासियों की सहायता से मेरी और इसकी मुलाकातें होने लगीं। मैंने इसे ढेर सा पैसा भी दिया और अपना व्यापार शुरू करने में इसकी मदद की। जल्दी ही ये काफ़ी धनी हो गया। एक दिन मैं इसे बिना बताए अचानक इससे मिलने इसके घर पहुंची और ये देखकर मेरे क्रोध और नफरत की सीमा न रही कि ये वहाँ किसी दूसरी औरत के आगोश में खोया था। ये उसके साथ बातों में इतना खोया था कि इसे वहाँ मेरे आने का भी पता नहीं चला। मैं जोर से चिल्लाई और मैंने उस औरत को लात मारकर वहाँ से गिरा दिया। ये बिना कुछ बोले बाहर निकल गया और कुछ ही पल में 2 आदमियों को साथ लेकर लौटा। उन्होंने मेरे हाथ पैर पकड़ लिए और छुरे से मुझ पर वार करने लगे। मैं चिल्लाती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कई बार वार करने के बाद उन्हें लगा कि मैं मर गई हूँ। उन्होंने मुझे ताबूत में डाला और नगर के बाहर मकबरे में फेंक आए। लेकिन शायद अल्लाह मुझ पर मेहरबान था, जो उसने मुझे बचाने के लिए तुम्हें वहाँ भेज दिया, और आज तुम्हारी मदद से मेरा बदला भी पूरा हो गया। अब तुम मेरे सुल्तान पिता के पास जाओ और उन्हें मेरे जिंदा होने की खबर दो। वे तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। ये सुनकर सईद की खुशी का ठिकाना न रहा। वो खुशी खुशी सुल्तान को ये खबर देने के लिए चल दिया। अब जरा खुदा की मर्जी देखिए कि सुल्तान को
शहजादी का उस व्यक्ति से मिलना जुलना पसंद नहीं था। जब उस दिन वो उससे मिलने गई थी तो सुल्तान बड़ा ही क्रोधित हो गया था। जब शहजादी वापस नहीं आई तो उसने अपने सैनिकों से उसे बहुत ढूंढवाया, लेकिन वो नहीं मिली। इससे सुल्तान को लगा कि वो अपने उस प्रेमी के साथ भाग गई है। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा की थी कि अगर कभी शहजादी वापस लौटती है तो वो उसे दंड देने के लिए उसका विवाह एक मोची से करवा देगा, ताकि उसे अपनी करनी का फल मिल सके। सईद जब महल में पहुंचा और उसने सुल्तान को उसकी बेटी के बारे में सब बताया तो वो सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत पूरी शानो शौकत के साथ उसे महल में वापस बुलवा लिया। बाप बेटी दोनों के आंसू थम ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद जब भावनाओं का ज्वार थमा तो सुल्तान को अपनी प्रतिज्ञा की याद आई। वो अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गया कि अब उसकी बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। शहजादी ने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में उसे बताया। ये सुनकर शहजादी मुस्कुरा दी। उसने सईद की ओर इशारा करते हुए कहा, तो ठीक है, इस मोची से मेरा विवाह होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये जानकर कि सईद अपने शहर में मोची का काम करता था, सुल्तान भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया। इस प्रकार सईद को अपनी मंजिल भी मिल गई और फकीर के साथ की गई भलाई और उसकी सलाह को मानने का उचित इनाम भी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जल्दी ही अगली कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।